हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। तो इसके बीच क्या संबंध होता है उस चीज को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दो गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दो गुनी होती है। तो उसको उस चीज को मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2/f। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दो गुनी है। इसी संबंध को हम दूसरे शब्दों में भी बता सकते हैं। वो है फोकस दूरी, जो इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको मैंने इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ पे फोकस दूरी ये है जो वक्रता त्रिज्या की आधी है। अब इस ये एक रिलेशन है जिसको हम लोग प्रूफ हमारे सिलेबस में है और इसका प्रूफ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण में इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम तैयार किया है। सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो डायग्राम में मैंने लिया है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका मैंने नाम दिया एन। एन एक अवतल दर्पण, जिसको मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, माना कि एन एक अवतल दर्पण है। और अगर अवतल दर्पण से जो मध्य बिंदु होगा दर्पण का, वो ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव को मैंने कैपिटल पी से नाम दिया है, जिसका ध्रुव पी, उसका एक वक्रता केंद्र भी होगा जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एक फोकस होगा जिसको मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया है, और इसको कैपिटल एफ से डिनोट भी करते हैं। तो फोकस कैपिटल एफ है। अब हम क्या करते हैं, समानांतर अक्ष हमारा सीपी है। अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का समानांतर अक्ष सीपी है। ठीक है, तो इस समानांतर अक्ष के हम समानांतर एक किरण लेते हैं। ए बी एक समानांतर किरण है जो जो प्रधान अक्ष के समांतर है। तो ए बी एक किरण है प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, और दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण के बिंदु बी से टकराने के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये मैंने लिया है। और दूसरा किरण मैंने लिया है वक्रता केंद्र से होकर। जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद वो वक्रता केंद्र के रास्ते ही वापस लौट कर आती है, तो ये जो किरण है ये एक अभिलंब की तरह कार्य करता है। ये दर्पण पे लंब होता है, और तो ये अभिलंब की तरह कार्य करेगा। तो इन सारे बातों को मैंने स्टेटमेंट का फॉर्म दिया है कि माना एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी, फोकस दूरी एफ है, प्रधान अक्ष सीपी है, और प्रधान अक्ष के किरण ए बी समांतर आ रही है जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। एक अन्य किरण सी से होकर गुजर रही है, बी से टकरा रही है और वापस इसी रास्ते पे लौट के आ रही, जो एरो के द्वारा दिखाया गया है। इन सब चीज़ों के बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि आगे करना क्या है। तो फिगर डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले परावर्तन का नियम सबको याद होगा, जो दूसरा नियम होता है उसमें परावर्तन का दूसरा नियम जो है उसमें मैंने ये बताया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सबको याद होगा, आपतित किरण ए बी है यहाँ पे और अभिलंब यहाँ पे सी बी है। तो ए बी और सी बी के बीच बना कोण ये कोण कहलाएगा आपतन कोण, जिसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। ये रहा हमारा आपतन कोण, और ये रहा ये सी एफ जो जा रहा है बी से, जो एफ से होकर जा रहा है, ये जो किरण है ये परावर्तन कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उसी नियम से, परावर्तन के नियम से अगर हम लोग देखें तो आपतन कोण क्या है, ए बी सी, ये हमारा आपतन कोण है ए बी सी, और परावर्तन कोण क्या है एफ बी सी, ये है परावर्तन कोण एफ बी सी। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर हम देखते हैं कि ए बी क्या है, सी पी जो समांतर प्रधान अक्ष है सी पी, ए बी सी पी के समानांतर है, और एक रेखा है सी बी जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसा जब कभी भी होता है कि दो समानांतर रेखा हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा उसको कट कर रही है, तो वहां पे क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। ये सबको मालूम होगा एकांतर कोण बनता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें कि ए बी सी पी के समानांतर और एक लाइन को कट कर रहा है, तो ये लाइन, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, एकांतर कोण से। तो मैंने वही लिखा है ए बी सी पी के, ए बी जो है वो सी पी के समानांतर है, और फिर अगर ए बी सी पी समानांतर है तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ, ये कोण हुआ ए बी सी और ये कोण हुआ
बी सी एफ एक दूसरे के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? एकांतर कोण से, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोण ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ एकांतर कोण से। इसको मैंने समीकरण 2 का नाम दिया है। अगर हम समीकरण 1 और 2 का तुलना करें तो समीकरण 1 हमारा ये है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ बी सी, और समीकरण 2 है ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। इन दोनों में देखें तो ए बी सी दोनों में है, ठीक है। ए बी सी इसके बराबर भी है, ए बी सी इसके बराबर भी है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों को ध्यान रखें, तो ये हमको ये नजर आएगा कि जो एफ बी सी है और बी सी एफ है ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों ए बी सी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से हम लोग ये निष्कर्ष निकाले हैं कि एफ बी सी और बी सी एफ बराबर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है एफ बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ। अगर हम फिगर को ध्यान में रखें, फिगर को भूलना नहीं है, फिगर को ध्यान में रखना। तो फिगर को अगर हम ध्यान में रखें तो हमको ये दिखेगा कि अब क्या हो गया, ये एफ बी सी और बी सी एफ आपस में बराबर, मतलब ये कोण के बराबर है, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। परावर्तन के नियम से ये कोण इसके बराबर और एकांतर कोण से ये कोण इसके बराबर, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर। अगर हम इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज बी सी एफ में देखें तो दो कोण आपस में बराबर है। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। जैसे त्रिभुज हम लिए हैं यहाँ पे, ये दो कोण आपस में बराबर है, ये कोण अगर इसके बराबर तो इसके सामने वाला भुजा ए बी और बी कोण बी के सामने वाला भुजा ए सी ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो अगर बराबर होता है तो वैसे ही इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा जो बी एफ है और ये जो कोण है इसके सामने वाला भुजा सी एफ आपस में बराबर होगा। तो मैंने बस वही लिखा है, ठीक है। अगर सी एफ एफ बी के बराबर है तो त्रिभुज, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं एफ बी इज इक्वल टू, सॉरी, अगर ये कोण बराबर है एफ बी सी बी सी एफ के बराबर है तो वैसे ही क्या होगा, सी एफ एफ बी के बराबर होगा। हम लोग फिगर में देखेंगे, ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ जो है बहुत ही छोटे दर्पण के लिए होता है। दर्पण वहाँ पे बहुत छोटा होता है। अगर दर्पण बहुत छोटा होगा, तो ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, पी के बहुत नजदीक होगा। अगर ये दर्पण बहुत छोटा है इसका मतलब कि बिंदु बी है जो पी के बहुत नजदीक होगा। अगर बिंदु पी के बहुत नजदीक, हम मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, हमने फिगर को बहुत बड़ा बनाया समझने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिगर वो दर्पण जो हम लोग लेते हैं बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो बी अगर पी के बहुत नजदीक होगा तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर बी को पी के बहुत नजदीक लाए तो लगभग ऐसा हो जाएगा, बहुत उसके नजदीक हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो एफ बी और एफ पी आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है इस स्टेटमेंट में कि यदि जो बिंदु बी है पी के बहुत नजदीक हो, जो बिंदु बी है वो पी के बहुत नजदीक हो, तो एफ बी और एफ पी आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ बी बराबर एफ पी। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या पे आता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या था, फिगर में अगर देखें वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या है, सीपी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू सीपी। अब सीपी को हम लोग को तोड़ के लिखना है, तो सीपी को क्या लिख सकते हैं, ये फिगर है, ये सीपी हमको लिखना है, हम इसको लिख देंगे सी एफ प्लस एफ पी। इसको हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ पी। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, मैंने यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू एफ बी लिखा है क्योंकि मैंने ऊपर में प्रूफ किया है यहाँ पे कि सी एफ किसके बराबर है, एफ बी के बराबर। तो मैंने सी एफ की जगह क्या लिख दिया, सी एफ एफ बी के बराबर, तो मैंने सी एफ की जगह एफ बी लिख दिया, एफ बी प्लस एफ पी। फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने एफ बी की जगह एफ पी लिखा है। फिर अगर हम यहाँ देखें इस वाले पे, ठीक है, तो एफ बी एफ पी के बराबर है, मैंने अभी देखा, तो मैंने एफ बी की जगह एफ पी लिखा, ठीक है। तो इधर त्रिज्या था, तो त्रिज्या बराबर एफ पी प्लस एफ पी टू एफ पी, एफ पी प्लस एफ पी कितना हो जाएगा, टू एफ पी। तो आर इज इक्वल टू टू एफ पी आ गया मेरे पास, आर इज इक्वल टू टू एफ पी आ गया। तो एफ पी क्या है, एफ फोकस है, पी ध्रुव है, तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू टू एफ। अब इसे हम लोग करते क्या है, ये टू उधर फोकस के साथ मल्टीप्लाई में अगर इसको इक्वल के इस साइड लाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा टू, और इधर फोकस अकेला बच जाएगा।
तो ये दूसरा रिलेशन भी ठीक इसी प्रकार आ जाता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रह गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बताने जा रहा हूँ। आप बस नोट्स में अपलोड कर दूंगा, इसका फोटोज में क्लिक करके डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ। ठीक है, ओके। अब नाउ घर पे ही रहिए, ऐसे ही पढ़ाई चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन चलता है। ठीक है, तो सो स्टे होम, स्टे सेफ।